हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया कि सोर्सेज जो होते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्टोरियंस क्या क्या सोर्सेज जो है वो यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक पर्टिकुलर सोर्स के बारे में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जहाँ से इतिहास की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरियंस ने इस सोर्स को यूज़ करना शुरू करा था और वो सोर्स था एंशंट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। देखो पाम क्या होता है। पाम का एक पेड़ होता है, उसकी कुछ ऐसी पत्तियां आपको दिखती हैं। या आपने देखा होगा कहीं पर पार्क पर, किसी फार्म हाउस पर, हो सकता है कि आपके घर में भी हो। ये पाम का पेड़ होता है। तो यहां पर जो है इसके पत्तों पर पहले लिखावट होती थी। ठीक है। सबसे पहले हम ये जो शब्द है हमारे सामने मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसका मतलब डिकोड करते हैं दोस्तों। तो क्या मतलब होता है इस टर्म का? व्हेन वी से मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोई भी चीज दोस्तों जो हैंड रिटन होती है, एनीथिंग विच इज हैंड रिटन इन नेचर, उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मैंने हिस्ट्री में ये चीज कवर करवाई हुई है आपको 6th क्लास में। बाकी ऑडियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है जहां पर इंसानों ने लिखना शुरू करा, ये तो अभी हमें बता रहा है कि पाम लीफ के पत्तों को सुखाकर जो है वो इंसान ने लिखावट शुरू करी इंडिया में। लेकिन एंशियंट टाइम में लिखावट जो है किसी एक चीज पर करी जाती थी और वो चीज हमारे देश में कोने से आती थी। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताना कि वो स्टेट क्या थी, कौन सी स्टेट से, वो मटेरियल क्या था जिसके ऊपर इंसान जो है वो हाथों से लिखता था प्राचीन भारत के इतिहास में। फिलहाल हम यहां पर बात करते हैं एंशियंट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट की। जो पेपर है वो इन्वेंट होता है चाइना के अंदर। ये आपका वेरियस एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है। और चाइना के अंदर पेपर इन्वेंट होता है 2nd सेंचुरी बीसी में। आगे चलकर जैसे जैसे वक्त और जमाना आगे बीतता है तो ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। जैसे ये पेपर इन्वेंट हुआ चाइना के अंदर 2nd सेंचुरी में, 2nd सेंचुरी बीसी में। ठीक है। 8th सेंचुरी बीसी जब आया उसके टाइम पर, सॉरी 8th सेंचुरी जब आया, नॉट 8th सेंचुरी बीसी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? आपने स्कूल में, कॉलेजेस में जैसे पेपर दिए होंगे या फिर आप वहां पर ऑफिस में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक सर या मैम होते हैं, वो आपकी शीट के ऊपर या आपके फॉर्म के ऊपर ऐसा एक ब्लू कलर का बॉक्स लगा रहता है इंक का। उसमें इस ब्लॉक को डिप करते थे, टच करते थे और आपके पेपर पर थप्पा करके खटाक करके मार देते थे। राइट। कुछ ऐसे ही काम करती है ब्लॉक प्रिंटिंग। ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर आप देखो तो कुछ इंस्क्राइब्ड लेटर्स हैं जो कि निखर निखर कर ऊपर उठ उठ कर बाहर आ रहे हैं। तो हम इनको मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ABCD करके कुछ लिखा हुआ है या कोई एक लाइन लिखी हुई है। अब इसके ऊपर अगर आप इसको इंक में डुबाओगे और इसको किसी दीवार पर या किसी पेज पर थप्पा देकर ठप करके मारोगे, तो इसकी जो भी नकाशी है ऑटोमेटिकली वो इस चीज के ऊपर आ जाएगी। राइट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, आप कॉलेज स्कूल में होंगे या फिर एग्जाम के टाइम पर जो इन्विटर आते होंगे, वो ऐसी किसी ब्लू चीज पर डिप करते हुए, इंक में डिप करते हुए आपके पेपर के ऊपर एक निशान मारते होंगे ब्लॉक का। उसी को कहते हैं हम दोस्तों ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है। फिर जब 11th सेंचुरी जब आती है तो एक नई फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों ने शायद से कम सुना होगा। आप पेपर के बारे में तो जानते ही हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे लिखी जाती थी, हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाए जाते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में भी आप लोग काफ़ी हद तक जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग क्या होती है। अब देखो क्या होता है, आगे चलकर इंसान ने ये सोचा कि देखो ब्लॉक प्रिंटिंग पे जब हम एक ब्लॉक बनाकर रख रहे हैं
मान लो एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने एक लकड़ी का जो ब्लॉक है वो लिया, एक पैनल लिया लकड़ी का, एक ब्लॉक लिया, और उसके ऊपर मैंने पहले से ही लेटर्स जो है वो एनग्रेव करके बना दिए। अब अगर मैं कोई भी चीज से प्रिंट करूंगा तो ये तो यही लेटर मुझे जानने को मिलेंगे। हो सकता है कि मुझे एक सेंटेंस यहां से चाहिए हो जो कि सिर्फ इतने लेटर से बना हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। हो सकता है कि मुझे यहां से सिर्फ इतने लेटर्स की आवश्यकता हो, सिर्फ इतने, लेकिन ये तो पूरा का पूरा छपेगा जब मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा, सिर्फ इतने थोड़ी ना मिल पाएंगे मुझे। तो मैं उसके लिए करूं क्या? आगे चलकर इंसान ने ये सोचा, हम सारे लेटर्स को अलग अलग कर देते हैं, ये सारे वर्ड्स के एक एक ना ब्लॉक बना लेते हैं। तो इस बारी पूरे पैनल पे ब्लॉक नहीं बने, पूरे पैनल पे लेटर नहीं बने, वो सारे लेटर अलग अलग करके हो गए। यहां पर जैसे बच्चों को लेटर्स या मैथ सिखाई जाती है, कैलकुलेशन सिखाई जाती है, वैसे ये लेटर्स जो हैं ऐसे गेम के ब्लॉक की तरह अलग अलग कर दिए गए। तो अगर आपको इससे कोई सेंटेंस बनाना है, लाइक अशोका फॉलोड बुद्धिज्म, तो एक यहां पर ब्लॉक पड़ा होगा अशोका का, फॉलोड का वर्ड का एक ब्लॉक पड़ा होगा, बुद्धिज्म वर्ड का एक ब्लॉक पड़ा होगा। तो अशोका फॉलोड बुद्धिज्म, इसको जोड़कर ये जो तीन जो वर्ड्स हैं तितर बितर होकर इस पैनल पर अलग पड़े हुए हैं। मैं ऊपर से उठाऊंगा अशोका को, बगल वर्ड से उठाऊंगा, बगल से उठाऊंगा फॉलोड वर्ड को, नीचे से उठाऊंगा बुद्धिज्म वर्ड को, और इसको लाकर मैं यहां पर रख दूंगा इस लेन में, और ये मेरा पूरा सेंटेंस बन जाएगा अशोका फॉलोड बुद्धिज्म। इसको कहते हैं मूवेबल टाइप की प्रिंटिंग। समझ में आई ये क्या है? समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानने वाली है वो ये है, ये तीनों तरह की जो प्रिंटिंग है, चाहे वो पेपर के ऊपर हो या ब्लॉक प्रिंटिंग हो या फिर वो मूवेबल टाइप की जो प्रिंटिंग हो, ये सब कुछ जो इन्वेंट हुआ है ये चाइना के अंदर ही इन्वेंट हुआ है। ये याद रखना। अब ये जो टेक्नोलॉजीज थी, आप कहोगे सर ये टेक्नोलॉजी कैसे हुई? बिल्कुल, मैन्यूस्क्रिप्ट से हटने के बाद जब इंसान ब्लॉक प्रिंटिंग या मूवेबल टाइप की प्रिंटिंग की तरफ जा रहा है, तो प्राचीन जमाने के हिसाब से हम इसको टेक्नोलॉजी का ही तो नाम देंगे, राइट? तो ये एशिया के दूसरे पार्ट्स में फैलने लगी और आगे चलकर यूरोप में भी फैल गई। इंडिया के अंदर जब चाइना के अंदर इतना कुछ आविष्कार चल रहा था राइटिंग के मामले के अंदर, भारत फिर भी अपने ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल्स को, राइटिंग मटेरियल्स को मेंटेन करके रखता था। और भारत में एक परंपरा चलती थी कि हमें एक राइटिंग करनी है, उसी फॉर्मेट के अंदर करनी है, और वो परंपरा सेंचुरीज तक, जमाने तक, सैकड़ों सालों तक चलती चली आई। और वो मेथड्स हम लोगों ने बड़ी सारी सेंचुरीज तक जो है वो यूज करना स्टार्ट करे। ठीक है? तो एंशियंट इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो अक्सर बनाई जाती थी विद द हेल्प ऑफ पाम लीव्स। ठीक है? भारत के अंदर, अभी हम सिर्फ इंडिया के परस्पेक्टिव से चीजों को पढ़ रहे हैं, ऊपर जो आपको वो कहानी बता रहा था, ये जो 3-4 लाइनों के अंदर, वो वर्ल्ड व्यू आपको बता रहा था कि राइटिंग सिस्टम, पेपर, प्रिंटिंग, ये सब का स्टार्ट कैसे हुआ। और वहां पर हमारी कंक्लूजन ये पहुंची कि ये सब कुछ चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ था और वहां से दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर फैला। बात करें अगर इस पॉइंट से भारत स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक, तो हमें जानने को मिलेगा भारत के अंदर जो लिखावट चलती थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में चलती थी। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आपको बता चुका हूं, कोई भी चीज विच इज हैंड रिटन, तो ये चीजें लिखी का जाती थी भारत के अंदर। यानी कि पेपर की तरह कौन सा मटेरियल सर्व करता था? क्या सच में हमारे पास पेपर था क्या? अब हम यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग या मूवेबल प्रिंटिंग के तो ला ही नहीं सकते हैं डिस्कशन में इंडिया के कंटेक्स्ट में। क्यों? जब नाम ही उसने बोल दिया मैं मैन्यूस्क्रिप्ट, तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो हाथों से लिखा जाएगा। तो इंसान किसके ऊपर लिखता था? पाम लीव्स के ऊपर। अब आप कहोगे सर पाम लीव्स तो ऐसे पत्ते होते हैं हरे भरे, ये जो आपने फोटो में यहाँ पर लगा रखे हैं, ये आपके पास पिक्स हैं पाम लीव्स की। आप कहोगे सर ये हमने भी देख रखे हैं। फिर आपका सवाल मुझसे ये होगा कि
सर अगर पाम लीफ के ऊपर इंसान ये लिखता था ऐसा, जो कि पत्ते हरे भरे हैं, तो वो ऐसे कलर के, सूखे सूखे कलर के कैसे हो जाएंगे? आप में से कुछ लोग मुझे बोलोगे कि सर हाँ, इतने सारे जब साल बीत जाते थे, ज़माने बीत जाते थे, तो वो चीज़ ड्राई हो जाएगी और पत्ते अपना कलर खो देंगे, नेचुरल कलर, और वो जो है वो ब्राउन बन जाएंगे। वो दोस्तों ब्राउन तो बन जाएंगे, लेकिन फिर उनके अंदर ये जो चीज़ है, इस तरीके से प्रॉपर ये जो कटिंग वाला फॉर्मेट है, ये कैसे आ गया? क्योंकि हमें जो यहाँ पर पाम लीव्स देखने को मिल रही है वो तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं, ऐसी हैं वो तो ये वाला फॉर्मेट ऐसा कैसे बन गया? तो इसके पीछे की दोस्तों कहानी ये है कि पाम लीव्स को पहले ना कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू सुखाया जाता था, उसको चिपकाया जाता था। जब एक ऐसी आकृति हमारे सामने आती थी, फिर उसके अंदर क्या करा जाता था, इनके ऐसे कर करके ढांचे बनाए जाते थे, ठीक है, और उसको कभी कभार होल कर कर बीच में से एक धागे को पिरोकर उससे पूरी की पूरी, जैसे आप एक बुक पढ़ते हो ना, पन्ने पलटाते हो, तो ये पन्नों की तरह, पेजेस की तरह काम करती थी। कैसे, इसको डिटेल में जानते हैं ज़रा इस लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं आपको अब एक फाइनली डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि किस प्रकार से भारत में मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो बनाई जाती थी। अब एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप सब दो टर्म याद रखना। टर्म दोस्तों ये हैं आपके सामने। मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ये तो इंग्लिश वर्ड हुआ ना मैन्युस्क्रिप्ट्स, संस्कृत में इसको बोला जाता था तालपत्र। तालपत्र तमिल लैंग्वेज के अंदर इसको बोला जाता है ओलई, ठीक है। यहां से आपका एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ओके। प्रोसीजर जानते हैं, एक बारी हम डिस्क्रिप्शन जानते हैं, पूरा प्रोसीजर जानते हैं। जो प्राचीन भारत में जो पाम होते थे, पाम की ना बहुत वैरायटी होती थी। पाम जो पेड़ होते हैं उसकी बड़ी सारी जो वैरायटीज हैं वो होती थी। धीरे धीरे सेटल होते होते जब इंसानों ने सोचा कि हमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हम इसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, वी वांट टू प्रिजर्व इट फॉर द सेंचुरीज टू कम, सो हमें एक अच्छी क्वालिटी के पाम के पेड़ की पत्ती चाहिए, पाम लीफ चाहिए। भारत के अंदर दो प्रकार के पाम लीफ की पत्तियां, पाम लीफ यूज करी जाती थी, पाम के पेड़ की पत्तियां यूज करी जाती थी। प्रमुख दो प्रकार की होती थी वो। एक का नाम था टेलीपोड पाम, दूसरे का नाम था पाल्मायरा पाम। जो टेलीपोड पाम होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है कॉरिफा अम्ब्रा क्यूलीफेरा, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना इसके अंदर ताली या टैली आप इसको कह रहे हो, ठीक है। तो टैली जो होता है ये कॉमन टर्म होता है, संस्कृत में भी इसको ताली या टैली कहते हैं, तमिल में भी इसको ताली या टैली कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर लो। दूसरे तरीके का जो पाम होता है डेट इज पाल्मायरा पाम। साइंटिफिक नेम इसका होता है बोरासस फ्लैबिलीफॉर्मिस। संस्कृत में इसको हम कहते हैं ताल का पाम, तमिल में हम इसको कहते हैं पनई का पाम, ठीक है। ये दो तरह के पाम लीफ के ऊपर हम एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे। अब आप कहोगे, आपका डाउट एक जेन्युइन हो सकता है कि सर सारे पाम एक जैसी तो दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं दोस्तों, मैं भी इसको मैं मना कहाँ करता हूँ। अब जैसा मैंने यहाँ पर जो फोटो लगा रखी है, दिस इज टेलीपोड पाम और दूसरा है पाल्मायरा पाम, लेकिन इसकी पत्तियों में आपको कोई फ़र्क दिख रहा है? सिर्फ पेड़ ये वाला आप कहोगे थोड़ा सा बड़ा है सर, नीचे वाला जो सेकंड नंबर की फ़ोटो है वो थोड़ी सी छोटी है, वो गमले के अंदर लगा हुआ है, वो अभी बड़ा बन रहा है। बिल्कुल आपका डाउट ठीक है, लेकिन क्लोजली, ये तो आप अभी फ़ोटो देख रहे हो ना, क्लोजली अगर आप हाथ में पकड़ कर इसको फील करोगे, टच करोगे, तो आपको पता है क्या जानने को मिलेगा? ये देखो अगला पॉइंट। जो टेलीपोड लीफ होती है, टेलीपोड पाम के जो लीफ होती है, हम बात कर रहे हैं इस वाले पेड़ की, ये वाली जो फोटो है, ठीक है। इसकी पत्तियां बड़ी हैं, थिन होती हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और ज़्यादा लंबे समय के लिए चलती हैं एज कंपेयर टू डेट ऑफ पाल्मायरा पाम। तो मुझे एक बात बताओ, दो तरह के पाम लीफ यूज होते थे प्राचीन भारत के इतिहास में राइटिंग करने के लिए, लेकिन आज आपको क्या जानने को मिलेगा?
ज्यादातर अच्छी वैरायटी की पाम लीफ किसको माना जाता था? टेलीपोड या फिर पाल्मायरा? टेलीपोड को। ठीक है। टेलीपोड लीव्स की मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से होती थी। ये मेजरमेंट वगैरह आपको याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ देने के लिए मैंने लिख रखा है। एक बात मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो भी बुक्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और जो मैं अब आपको पीपीटी की फॉर्मेट में बनाकर दे रहा हूँ कोई भी चीज, वो बुक का एग्जैक्ट टेक्स्ट जो है वो यही है। आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन जरूर मिलेगा, लेकिन किसी भी किताब के टेक्स्ट को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। कोई भी वर्ड की रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। किसी कंसेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा चीजें समझाई गई हैं, वो आपको पिक्चर्स और फोटोज की फॉर्म में समझाई गई हैं, या फिर एक अलग पीपीटी में जहां पर एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन हो। अगर आपके पास उपेंद्र सिंह की बुक है, या फिर अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, तो आप इस मटेरियल के ऊपर उस बुक से ज्यादा रिलाय कर सकते हो। ठीक है। यहां पर आपको चीजें एक्स्ट्रा ही जानने को मिलेगी, लेकिन यहां पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं करा गया है। एडिशनल चीजें डाली गई हैं, लेकिन टेक्स्ट बिल्कुल सेम का सेम। कॉमा जहां लगा हुआ है, जहां एड लगा हुआ है, जहां बॉक्सेस डले हुए हैं, सब कुछ डिट्टो वैसा ही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करके अपने पर्सपेक्टिव से आपको मटेरियल देने लगूं। नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल बुक है तो ये भी एक ओरिजिनल बुक की तरह टेक्स्ट है। एडिशनल चीजें यहां पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके डिस्कशंस के थ्रू बताऊंगा, और आपको क्विक रिवीजन आपकी हो सके इसके लिए मैंने बगल में फोटोज लगा दी हैं। आपने एक दो बार मेरी डिस्कशन देख ली, आप उसके बाद वीकेंड पे बैठे हुए हो, आपको सिर्फ ये पिक्चर्स पलटानी है, तो आपको जो मेरी कही हुई बातें वो याद आने लग जाएंगी। बस सिंपल सी एक्सरसाइज। ठीक है। तो जो टेलीपोड लीव्स हैं उनकी मेजरमेंट कैसी होती है? 90:8 to 9 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर की भी पत्तियां हो सकती हैं, 9 की भी हो सकती हैं। ये टेलीपोड लीव की हम बात कर रहे हैं जो फिगर 1 में है। जो पाल्मायरा लीव्स हैं वो होती हैं 50:3:4 सेंटीमीटर। तो यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा, टेलीपोड लीव ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा थिन है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ पाल्मायरा। ठीक है। उसके बाद जो लीव सिलेक्ट जो करी जाती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको हम एक प्रॉपर राइट शेप में और प्रॉपर एक राइट साइज में जो है वो काटते थे। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चिपका के जो पत्तियां हैं ये राइट शेप में और साइज में जो कटी हुई हैं, ताकि ना लिखने वाले को आसानी रहे। ऐसा ना हो कि कल को मान लो कि इसकी मैंने एक पत्ती ले ली, मैं इसकी ये वाली लीफ को ना पिक करता हूँ ज़रा, मैंने ये वाली पत्ती ली इसकी, ये वन उठाकर, अब ये ऐसी है। अब यार मैं इस पर क्या क्या लिख लूँगा? मैं इसकी पत्ती नंबर 3 को उठाता हूँ, ये ऐसी है। अब मैं इस पर, चलो इसको लिटा भी देते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं। फिर मैं इस पर क्या लिख लूँगा? अब मैं जोड़ूंगा कैसे, और मेरी एक बुक फॉर्मेट कैसे बनेगी? तो यहाँ से पॉइंट होती जा रही है। तो यहाँ पर हम इनको जैसे कलेक्ट करा हमने पत्तियों को, ये ऐसे करके इसको यहाँ से काटा इधर से, फिर इसको एक टेक्निक से चिपकाया, ताकि यहाँ पर सब कुछ जो है वो ऐसे फिगर में हमारे पास बनकर आ जाए। कुल मिलाकर ऐसे, जैसे आपको रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर आप ये सब कुछ देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद देवर देन पियर्स्ड इन 1, 2 और 3 प्लेसेस, मतलब उसमें ना 1, 2 या 3 जगह पर होल करे जाते थे, छेद करे जाते थे। अब वो छेद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर, मिडल में, कैसे भी करके छेद करे जाते थे। जैसे सुखा लिया, शेप दे ली उनको, ठीक है, एक एक पत्ती बना ली। अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो होल है यहाँ पर, एक लेफ्ट में एक राइट पर है। सेंटर वाले होल की यहाँ पर अभी कोई फोटो नहीं, लेकिन हो सकता है। अब आप कहोगे सर सेंटर में कहाँ पर? तो सेंटर में जरूरी थोड़ी ना कि बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में हो, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर पार्टीशन हो किसी चीज़ का, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। अब वो तो लिखने वाले के ऊपर है, हम क्या बताएं उसमें। जिसकी जो मेंटेलिटी वो वैसा उसको बना रहा है, वैसे उसको आकृति दे रहा है, वैसे उसको शेप दे रहा है, वैसी चीज़ उसके ऊपर लिख रहा है। वो तो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम उसमें क्या रोका टोकी कर सकते हैं उसको, है ना। उससे एक फिर धागा जब छेद करे जाते थे, तो फिर एक स्ट्रिंग, एक धागा जो है वो पिरोया जाता था इन होल्स के थ्रू। ठीक है। एंड देन वूंड अराउंड द लीव्स, फिर वो पत्तियों के ये वूंड अराउंड द लीव्स मतलब ये सूखी हुई, ये ड्राई लीव्स की बात हो रही है यहाँ पर। जब ये सूख गई हैं ऐसे, जब इनका ये जो कलर है ना, आपको ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये एक लाइट ब्राउनिश कलर का जब ये हो चुका है, या जिसको आप कह सकते हो एक सैंडी कलर की, जब ये पत्तियां हो चुकी हैं, सूख गई हैं, ठोस हो गई हैं, तो उससे फिर ये एक धागा निकाला जाएगा। अब धागे का जो एक सिरा है वहां पर लग जाएगी एक प्रकार की नॉट। ठीक है। यहां पर या तो एक धागे का जो एक सिरा है, ताकि बाकी जो प्लेट्स हैं
हम इनको अगर प्लेट की तरह बोल लें, जो पत्तियों की जो प्लेट्स हैं वो बाहर ना निकलें, मतलब धागा बाहर ना निकल जाए। और ये एक स्टोरी तो लिखी गई होगी ना, जैसे ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 5 है, इसके पीछे वाला पेज नंबर 6 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे करके तो होगा। तो धागे में एक स्टोरी पैटर्न की तरह हमें ये सब कुछ बनाकर देना है, ठीक है, या फिर बनाना है खुद के लिए, चाहे दूसरों के पढ़ने के लिए। एक सिरे में धागा जब लगाया जा रहा है, या तो उसके एक सिरे पे ऊपर गांठ बांध दो। गांठ नहीं बांधी जाती थी तो कभी कभार एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक कील सा, एक लकड़ी सा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो फंसा दिया गया है। मैं इसको मिटाकर दिखाता हूँ। ये देखो, एक कोई लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, ये यहाँ पर ऐसी फॉर्म में फंसा दिया कि अब आप धागे को यहाँ से खींचने की कोशिश भी करोगे ना ऊपर की तरफ, तो धागा ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अटकेगा यहाँ पर, ये अटकेगा यहाँ पर। तो इट वॉज टाइड टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई एक शेल हो सकता था, कोई एक वुडन पैग हो, यानी कि जैसे एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, कोई एक बटन हो सकता था, ताकि हम इस धागे को प्रिवेंट कर सकें कि ये स्लिप होकर छेदों से बाहर ना निकल जाए। फिर जब ये पूरी की पूरी बुक एक प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट की जो पत्ती है, जैसा अगर आपको यहाँ पर इतनी सारी दिख रही हैं कि ये 40 से 50 पेज की एक प्रकार से एक बुक बन गई यहाँ पर प्रॉपर। फिर बुक के ऊपर जैसे आज हमारे कवरिंग होती है ना, तो उसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता था, एक कवर लगा दिया जाता था। कैसा कवर? ये देखो, एक मोटी लकड़ी का कवर यहाँ से लगा दिया गया, और यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर टाई कर दिया गया, देखो ऐसे करके, ताकि आप जब इसको हटाओ, इसके बाद इस लकड़ी की प्लेट को सरकाओगे, ये लकड़ी के कवर चारों तरफ से खोलेंगे और आपको अंदर से ये वाली बुक मिलेगी। ये लकड़ी का कवर जो बक्सा है अनफोल्ड होकर आपको ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगा। जब आपने पढ़ लिया, दोबारा इसको पैक करके रख दो, फोल्ड कर दो, ऐसे 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 करके उसके ऊपर ये जो बॉक्स है इसकी कवरिंग लगा दो, और यहाँ पर जो भी आपको बंद करना है जिस भी चीज़ से, उससे आप ये जैसे ये जो है ना बंद करने के जो स्ट्रैप्स हैं, जैसे यहाँ पर किसी भी चीज़ से स्ट्रैप्स हो, रबड़ हो, कुछ भी हो आपके पास, उससे आप बंद कर दो। तो ये जो कवर है ऊपर का जो पूरा जो बक्सा है, जिससे हम अंदर की अपनी किताब को प्रिजर्व करेंगे, फोल्ड करके रखेंगे, जिसके अंदर आउटर जो कवरिंग है, जो आउटर बक्सा है, वो लकड़ी से बना होता था या ड्राई पाम के पेटियोल से बना होता था। अब पेटियोल्स वर्ड मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारे पाम लीफ को इकट्ठा करके चिपका दिया और मोटी सी एक लकड़ी बना दी, या आइवरी रेयर केसेस के अंदर। अच्छा दोस्तों बताओ, आइवरी क्या होता है? हाथी का दांत होता है आइवरी, ठीक है। जो लेटर्स जो इंग्रेव करे जाते थे, द राइटर एंग्रेव्ड लेटर्स ऑन द लीफ विद स्टाइलस। स्टाइलस जैसे क्या, अगर आपको स्क्रीन पर ये मेरा जो पेन चलता हुआ दिख रहा है ना, जिससे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ये भी मैंने एक हाथ में स्टाइलस ही पकड़ रखा है, ठीक है। तो पेन को बेसिकली स्टाइलस कहते हैं। तो स्टाइलस का वैसे परफेक्ट मीनिंग होता है अ पॉइंटेड पेन लाइक ऑब्जेक्ट, जो पेन की तरह एक ऑब्जेक्ट होता है, ये रहा स्टाइलस। इससे लिखा जाता था। कैसे? कभी इंक में डुबो डुबो के, कभी चारकोल पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला मिला के, ऐसे करके लिखा जाता था, ठीक है। यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आया सारा? कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ूं? अब क्या होता था, जो पत्ती होती थी ना ये वाली, लिखने से पहले आप एक चीज और मान के चलो इस पे, ये जैसे ये ड्राई पाल्म लीफ हमें मिल गई, ठीक है। इसके बाद ना इसके ऊपर ना किसी सूट की या पाउडर्ड जो चारकोल होता था, सूट मतलब ये जैसे एक तरीके से जो चूरा होता है कोयले का, उसको सूट कहते हैं हम लोग, ठीक है। आप ये जब लावा वॉल्केनो की डिस्कशंस करते हो तो आपने सुना होगा ना, सूट पार्टिकल्स है ना। तो इसके ऊपर इसको ना मिक्स करा जाता था। जैसे आपने पाउडर ले लिया, अब पाउडर क्या है? पाउडर ड्राई है, ये चारकोल का पाउडर आपने ले लिया, इसमें आपने कुछ वेजिटेबल जूस मिलाया। वेजिटेबल जूस मतलब क्या कि कोई भी आप पत्ती लेकर आए, कोई भी एक वेजिटेबल या फ्रूट लेकर आए, उसको निचोड़ के उसका जो रस है वो आपने इसके अंदर मिलाया। तो अब ये कैसा हो जाएगा? ये थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ा सा विस्कस हो जाएगा। विस्कस मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे जो गाढ़ी हो। तो एक ब्लैक मिक्सचर आपके पास आ गया, जिसको आपने एक बॉटल में भर रखा है। कहाँ है बॉटल? ये रही बॉटल, आपने इसको एक बॉटल में भर रखा है, ठीक है। फिर ये जो आपके पास मिक्सचर आया, आप इसको इस बॉटल में जो आपने लिक्विड चारकोल बना रखा है डुबाओ, ठीक है।
और उसके बाद अपनी ग्रूव्स को पूरा फिल कर दो। ग्रूव्स मतलब क्या है, ये जो पत्ती जैसे जो ड्राई करके पत्ती है, अभी आप देख रहे हो ना, ये ब्राउन कलर की भी हुई नहीं है, इसके ऊपर चारकोल को लेपा जा रहा है, इसके पेस्ट को। जैसे ये देखो, इस औरत ने ये दो यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर रख दिए यहाँ पर पत्ते, 1 और 2, चारकोल का लेप लगा दिया इसके ऊपर। अब आप कहोगे सर ब्लैक कोटिंग क्यों करी जा रही है, चारकोल तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वाई ब्लैक कोटिंग? ठीक है, अभी हम इसका मतलब जानेंगे, अभी हम समझेंगे इसके उसको कि ब्लैक कोटिंग क्यों करी जा रही है। अब जो लेटर्स लिखे जाते थे, हाँ ब्लैक कोटिंग इसलिए करी जाती थी, एक चीज मैं और बता दूं, ताकि राइटिंग जो है इट वाज इजी टू रीड, राइटिंग जो हो वो इजीली दिखे। ठीक है, क्योंकि जब आप हल्की सी ब्लैक कोटिंग कर दोगे, इसको ब्राउन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक जब हल्का सा ग्रे पैटर्न जब इसके ऊपर आ जाएगा, हल्का सा, उसके ऊपर जब आप इस स्टाइलस से किसी डार्क कलर से लिखोगे, तो एक तो वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए टिका भी रहेगा। राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैन्युस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा। राइटिंग ड्यूरेबल रहेगी आपकी, जो आपने लिखा है वो इतनी आसानी से मिटेगा नहीं ज़्यादा लंबे समय के लिए। और जो लेटर्स हैं, लेटर्स जो हैं वो अच्छे से निखर कर आएंगे, तो पढ़ने वाले को सुविधा मिलेगी उससे। ठीक है, फिर जब आगे चलकर ये पत्ती ड्राई होगी ना, और आप कहोगे सर चारकोल की लेयर चढ़ा दिए, कैसे दिखेंगे लेटर? ये इमीडिएटली पढ़ने के लिए थोड़ी ना लिखी जा रही है मैन्युस्क्रिप्ट के, भाई आज आपने सुखा दिया, कल आपने फूंक दिया मुंह से हवा निकालकर, उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए। फॉर टाइम्स टू कम, फॉर सेंचुरीज टू कम, फॉर ईयर्स टू कम, आने वाला जो जमाना है उसमें जब ये पत्ती ये ऐसी ब्राउन पड़ जाएगी, तो ये सड़े ना, ये खराब ना हो, जो इसके ऊपर लिखा गया एटलीस्ट फिर भी वो नजर आता रहे। तो ये देख रहे हो, बरसों पहले मयूर यहां पर देख रहे हो चारकोल की कोटिंग करी गई होगी ऐसे, बरसों पहले, लेकिन जब ये ब्राउन हुआ पत्ता, तो आज भी सब कुछ मिट गया, लेकिन ये राइटिंग विजिबल है इसके ऊपर। राइट, ये चीज है, इस आइडियोलॉजी के साथ ये वो कर जाता था। आप एक चीज समझ रहे हो, ये प्रोसेस कितना ज्यादा साइंटिफिक है, भारत का है सब कुछ, है कितना ज्यादा साइंटिफिक है ये टेक्निक। अब लेटर्स जो लिखे जाते थे, दे रैन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द लीव्स, यानी कि लिखने वाला जो भी पर्सन होता था, अगर ये जो पाम लीफ है उसका साइज, एक मिनट आपको मिटा के दिखाता हूं, अगर इसका साइज अगर यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो लेटर्स रैन पैरेलली का मतलब क्या होता है, ये इतने ही हिस्से में यहां से यहां तक लिखे जाएंगे, और लास्ट लाइन इसकी यहां तक ही आएगी, कोई घुचमुच करके या हौच पौच करके कुछ फालतू चीज नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, कभी कभार कुछ कुछ केसेस में जब कोई पत्ती बहुत लंबी लंबी होती थी, और उसकी जो है कि हम एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो लंबी लंबी पत्ती हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वाली फोटो है हमारे पास, वो थोड़ा फिर भी हमें मोटा और वैसा लग रहा है, लेकिन ये लंबे में है, ये वाली पत्ती है, साफ पता लग रहा है भाई ये वाली पत्ती लंबे में है, ये वाली जो पत्तियाँ ये काफ़ी लंबे में है, उसके बाद ये वाली जो पत्तियाँ ये भी काफ़ी लंबे में, पत्तियाँ छोटी हैं लेकिन देखो लंबी लंबी बहुत हैं ये वाली पत्तियाँ, है ना। तो जब ऐसा कोई भी केस जब होता था, वैन द लीव वॉज वेरी लॉन्ग, और जब टेक्स्ट जो था वो एक वर्ड्स की फॉर्म में होता था, जैसे पोएटिक डिवाइस या फिर आप कोई रिदम में कोई एक चीज़ कहना चाह रहे हो, तो वर्ड्स वर रिटन इन 2 और 3 कॉलम्स, तो जो हम शब्द है 2 से 3 कॉलम में उसको लिख देते थे। ठीक है, अगर कोई कमेंट्री है किसी चीज़ के ऊपर, तो जो मेन टेक्स्ट होता था, कमेंट्री उसके या तो ऊपर होती थी या नीचे लिखी होती थी, या कभी कभार टेक्स्ट के इर्द गिर्द लिखी होती थी। जैसे आप कोई भी एक फोटो को इमेजिन कर लो, मैं आपको बता देता हूं, मान लो इसको मान लेते हैं, मान लो ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मेन टेक्स्ट है, और इसके ऊपर आगे चलकर कोई एक राइटर जो था किसी ज़माने का, वो कोई कमेंट्री करना चाहता है, या कोई किसी ने कुछ बोला, ये चीज़ लिखी पर्सन ABC ने, लेकिन पर्सन XYZ इसके ऊपर कुछ कमेंट्री करना चाहता है, तो देखो उसका नाम देखो, एक जगह यहाँ पर आ गया, एक जगह यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये नीचे लिखा गया। ऐसे अगर आप इस फोटो को इमेजिन करो, तो यहाँ पर कोई चीज़ एक लिखी हुई है, बीच में एक चित्र है, साइड में आप मान सकते हो, इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक कमेंट्री लिखी हुई है, मतलब ये मेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर आगे चलकर किसी ने एक कमेंट्री दी,
बस सिंपल। पेज नंबर्स भी कभी कभार किसी किसी मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लिखे जाते थे और आगे चलकर पेज नंबर्स भी लिखे गए, तो देवर ऑफन गिवन इन द राइट मार्जिन, जैसे हमारी बुक में होता है, ठीक है। जैसे ये पूरी की पूरी ये मैन्युस्क्रिप्ट है, यहाँ पर लिखे जाएंगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ऐसे करके राइट मार्जिन में नीचे की साइड, ठीक है। अब यहाँ पर एंशिएंट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर कुछ खतरा भी था, इनके ऊपर कुछ खतरा मंडराता था। खतरा क्या मंडराता था ये तो आप इसके नेचर से ही समझ गए होंगे। इनको बहुत हमें केयरफुली स्टोर करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि दे वर वल्नरेबल टू मैनी नेचुरल हजार्ड्स। कुछ भी अगर हो जाएगा तो ये लिखी लिखाई जो चीज़ें सब खराब हो जाएगी, और हो सकता है हिस्ट्री के किसी इम्पॉर्टेंट एक पास्ट इवेंट के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम या कोई टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर गिवन हो, लेकिन ऐसे कितने लाखों करोड़ों टेक्स्ट ऐसे लुप्त हो गए होंगे। लुप्त होने के पीछे कारण क्या रहे हैं इतिहास में? गर्मी का ज़्यादा पड़ना, तो ऐसी पत्तियों का सड़ जाना, कीड़ों ने खा लिया, पानी या फंगस लग गई उसके ऊपर, धूल चढ़ गई जिसकी वजह से वो पत्ती वीक हो गई, आग में जल गई, या फिर इंसानों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इंसानों ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? मान लो एंशिएंट इंडिया में हिंदू रूलर्स के कुछ टेक्स्ट थे, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थे, मान लो एक बार के लिए। मेडिवल इंडिया में जब भारत के अंदर मुस्लिम रूल आया, तो हो सकता है बड़े सारे ऐसे जो अभी तक प्रिजर्व्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो इन मुस्लिम रूलर्स ने ये चाहा कि इतिहास में सिर्फ जो नाम हो वो हमारा ही हो और हम ही अपनी छाप छोड़कर जाएं। तो इनसे पहले का जो भी इतिहास है इन्होंने कोशिश करी होगी मिटाने की, और इन सबको ऐसे आग की भट्टी में जला दिया, पुराने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को। अब स्क्राइब्स जो थे, आगे चलकर एक जॉब आती है, एक प्रोफेशन आता है स्क्राइब्स का। ये एक नई प्रकार का, आप कह सकते हो नई प्रकार की एक जॉब थी, नए प्रकार का एक प्रोफेशन था। स्क्राइब्स क्या करते थे? जैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट है, अब आप ये देख रहे हो यहाँ से ये टो डाउन है, फटी हुई है। अब इसके ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये टाइम पर प्रिजर्व हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एक पर्सन जो है इसने इसकी कॉपी रखी यहाँ पर, ये जो फटी हुई है ये यहाँ पर है ओरिजिनल बुकलेट, और ये एक फ्रेश पेज पर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ये पर्सन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। कॉपी पेस्ट कैसे? मतलब हाथों से लिख लेकर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ताकि ये वाली तो कल को फटी जाएगी, खराबी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े और खा लेंगे, दीमक लग गया इसके ऊपर मान लो, लेकिन जो अब जो लिखी जा रही है तो ये सेम जो टेक्स्ट है एटलीस्ट ये टेक्स्ट तो प्रिजर्व होकर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्राइब्स का काम था वो यही था, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट के ट्रेडिशन को जिंदा रखा बाय रिपीटेडली मेकिंग कॉपीज ऑफ द ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये जो वाइब्रेंट ट्रेडिशन था ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कौन सा ट्रेडिशन? कि एक बंदा अपॉइंट करा जाता था, जो भी ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट फटे पुराने या जो जिनके ऊपर दीमक या कीड़े वगैरह लग जाते थे, या मान लो कोई आग में ऐसे जल गए हैं और इतना सा इसका जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है इतना सा, तो ये जो पर्सन है ये उतने से टेक्स्ट को प्रिजर्व कर लेगा, यहाँ पर ये किसी चीज़ के ऊपर उसको लिख लेगा। लेकिन बाद में ये चीज़ डिक्लाइन होना शुरू हो गई 19वीं सेंचुरी में, जब भारत में आती है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कहां पर हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर यूरोप में, है ना। अब देखो क्या होता है, पुराने पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए ना बड़ी सारी स्पेशल टेक्निक्स अपनाई जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस तो चलो बाद में आया, लेकिन प्रिजर्व करने की आगे चलकर जो हमारे पास जैसे जिनको हम किसी और तरीके से प्रिजर्व नहीं कर सकते, प्रिंटिंग प्रेस वहां पर काम नहीं करेगी, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब स्क्राइब को भी वहां पर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो डिट्टो कॉपी पेस्ट करके तो लिख देगा, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है उस टेक्स्ट की, वो टेक्स्ट को अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं मान लो, ठीक है। तो ना कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज हुई पुराने पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रीट करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रीट करा जाता था, फ्यूमिगेट करा जाता था। ट्रीट करने का मतलब होता है कोई चीज अप्लाई करना। ये जो दो वर्ड्स है ना, फ्यूमिगेट करना या फिर ट्रीट करना, यानी कि अप्लाई करना, ठीक है। और फ्यूमिगेट का वैसे मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज के ऊपर स्प्रे करना। तो इनके ऊपर सबसे पहले लगा दिया जाता था इंसेक्टिसाइड, उसका स्प्रे या उसकी बॉटल या उसका लिक्विड, ठीक है।
अब अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लगाए जाते हैं आज भी, वो हैं, ये केमिस्ट्री नाम है, अब आपको याद करने, मतलब याद करने को एक बार को कर सकते हो, या दो चार नाम आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। थाइमोल, क्लोरोमेट सॉल्यूशन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉस्फीन गैस, इथाइलिन ऑक्साइड, ये सब कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं। अब ये कीड़े जो हैं, मान लो दीमक है, वो किस पे लगेंगे? इस पर। क्यों लगेंगे? क्योंकि ये भी जो पाम की लीफ है, पत्ती है, वो भी एक पेड़ का पार्ट है, सूख गई है तो एक वुड जैसा दिख रही है। दीमक या कोई भी कीड़े इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जैसे हमारी, अगर आप बुक्स को अगर आप अपनी देखो ना, बहुत टाइम के बाद अगर आप बहुत पुराने अपनी किसी किताब को अगर आप निकाल रहे हो, उसके पेजेस आप देखना उतने वाइट नहीं रह जाते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं, और अंदर से कुछ छोटे छोटे वाइट कलर के बहुत छोटे बहुत माइन्यूट कीड़े भी आपको रेंगते हुए देखने को मिलेंगे अपनी किताब के ऊपर। ठीक है। फिर क्या करा जाता था, जब एक बारी इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया गया इसके ऊपर, अब उसको सूखने दिया गया। अब जब पत्ती है जो पूरी की पूरी, जो एंशिएंट पाम लीफ है, मतलब जो भी ये पाम लीफ है, जब ड्राई हो गई पूरी की पूरी, इसको इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर कीटनाशक छिड़क दिया गया, फिर इसको धोया जाता था। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट से। अब वो पानी हो सकता है, पानी के अंदर जैसे पाम जो लीफ है वो धोई जा रही है। ठीक है, कुछ डिटर्जेंट्स का यूज हो सकता था, मतलब करा जाता था, और या फिर इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अब यूपीएससी ना बड़ा चालाक होता है इसके पेपर बनाने वाले। अब ये सारे नाम जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड है, इथाइलिन ऑक्सीड है, तो इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आप इसके नाम क्या करते हो कि 6 से लेकर 10 तक की जो बेसिक साइंसेस की जो बुक है आप ये वहाँ पर पढ़ते हो, राइट। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आप बेसिक साइंसेस में पढ़ते हो, तो वहाँ से किसी एक केमिकल का नाम ये उठा लेगा और आपको ये बोल देगा कि क्या ये जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज इन इंडिया टू प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो आप कहोगे भाई ये तो कभी पढ़ा नहीं। ऐसे ही करके आपका टाइम वेस्ट होता है, और मतलब पेपर के अंदर आपका टाइम वेस्ट होता है, एग्जामिनर करवाने की कोशिश करता है। इसलिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर अगर आप इसको सुन रहे हो तो इसके नोट्स आपके पास बने बनाए होने चाहिए। अब कभी कभार क्या होता था, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ब्रोकन भी होती थी, फटी हुई होती थी। जैसे आप इसको देख लो, ये यहाँ से फटी हुई है, ये यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है। आप इसको देख लो, जैसे ये यहाँ से टो डाउन है, इधर इतनी फटी हुई है, ये यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ये गायब है। फिर आप यहाँ पर देख लो, ये जो है फटा हुआ है। तो कोई भी अगर स्प्लिट, ब्रोकन या जो डैमेज पोर्शन होता था उसको करा जाता था रिपेयर। इतने हिस्से में क्या करा जाएगा, पेपर भर दिया जाएगा। कैसे? एक ना स्पेशल क्वालिटी का एक बड़ा पतला सा पेपर, जैसे डॉक्टर टेप होती है ना, जैसे मेडिकल टेप होती है, ऐसे करके यहाँ पर देखो इंसर्ट करा जाएगा, ऐसे ये टेप लगा दी जाएगी। ठीक है, इसका वेट करा जाएगा कि जैसे हमारे चोट पर हम बैंडेज या फिर कोई ऐसी डॉक्टर टेप लगाते हैं, वो पुरानी सी नहीं हो जाती 2-3 दिन में, तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। ये फीका पड़ गया। अब यहाँ पर मान लो ये टेप लगाई गई थी, लगाई गई, अब इसी के ऊपर ये जो लाइन कंटिन्यू हो रही है ना, ये लिख दो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके ऊपर लगाया जाता था इस स्पेशल पेपर को, थिन पेपर को, एक मिक्सचर, जो कि एक वाटर सोल्यूबल मिक्सचर होता था। कुछ कुछ क्वांटिटीज में कुछ कुछ बूंदें डाली जाती थी, पॉलीविनाइल एसीटेट की और मिथाइल सेल्यूलोज की। ये कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये जो गैप है ये अच्छी तरीके से भर जाएंगे पेपर चिपकने के बाद। जब एक बार रिपेयर का काम कंप्लीट हो जाता था, पत्तियों के ऊपर लगाया जाता था तेल। एक सूती कपड़ा लो, उसके ऊपर हल्का सा तेल जो है वो लगाओ, और ये मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर ये ऐसे करके ये रगड़ डालो, ताकि उसके ऊपर एक पॉलिश जो है वो सरफेस आ जाए। ये वाला काम सॉफ्ट ड्राई क्लोथ से करना है। थोड़ा सा उसके ऊपर तेल में उसको डिप करके और मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर ऐसे करके उसको रगड़ देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा उसके अंदर एक छेद कर दो, क्योंकि पेपर को तो आपने पूरा कंप्लीटली भर ही दिया था, जहां जहां छेद था कुछ भी था, टूट रहा था जहां से वो। फिर कवर चढ़ा दो, जैसे आपने ये ऊपर कवर ये बॉक्स बना के चढ़ाया था ना, कहाँ गया वो, ये रहा। ऐसे ही करके एक फ्रेश छेद वगैरह करके, जो पेज नंबर थे 1 2 3 4 जहां से प्रॉपर कहानी लिखी जा रही है, ऐसे करके पेज नंबर लिख दो। फिर लकड़ी के ये दोनों साइड के बॉक्सेस से उसको कवर कर दो, और एक गांठ बांध दो किसी भी चीज से, चाहे फिर वो कोई स्ट्रैप हो लेदर की या फिर कोई धागा हो।
रिपेयर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि उनको केयरफुली तो स्टोर करना है और कोई भी फ्रेश, अब इनको कोई डैमेज ना हो जाए तो उससे हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। तो राइटर फिर आपको लास्ट में यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हमने अभी तक डिस्कवर करा, जो प्रिजर्व्ड हैं अभी तक, या उनकी जो भी केयर होती है, ये क्रूशियल पार्ट है, ये होना ही चाहिए अगर हम अपने हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। भारत के, प्राचीन भारत के बारे में, उसके इतिहास को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चीज़ें प्रिजर्व करके रखने चाहते हैं और आने वाली जनरेशन को अगर बताना चाहते हैं। अब राइटर कह रहा है इस चीज़ का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ऐसी कितनी ही सैकड़ों हज़ारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स होंगी, ठीक है, जिसको अभी तक पढ़ना बाकी है, पब्लिश करना बाकी है, ये काम अभी तक नहीं करा गया है। और ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये एस्टिमेट करना, ये अंदाज़ा लगाना कितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं एंड हाउ मैनी आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, कितनी और डिस्कवर होना बाकी है। पास्ट में ऐसे ज्ञानी लोगों ने जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये लिखी थी, इसको जैसे भी करके ये कंपाइल करा था, तब तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, लेकिन कमिंग फ्रॉम या राइटिंग फ्रॉम BC एरा और उसको आज 2024 तक और फर्दर फ्यूचर के अंदर प्रिजर्व करके रखना, ये काम चलते रहना चाहिए अगर हमें अपने रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है और आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी हमारे पास्ट के बारे में जाने, हमारे इतने इम्पोर्टेंट पास्ट के इतिहास के बारे में जाने। इसके लिए हमें उसको प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है। लेकिन कितनी डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, मुसलमान शासक जब आए होंगे यहाँ पर शासन करने, कितनी उन्होंने जला डाली होंगी, ठीक है, उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और कितनी अभी और मिलने वाली हैं, इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे पुराने ज़माने के अंदर, भारत के अंदर, चाइना के अंदर तो चलो पेपर इन्वेंट हो गया था, लेकिन भारत के अंदर ये जो एंशंट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट का पूरा जो काम है, कैसे करा जाता था, पत्तियाँ कैसे बनती थी, क्या होता था, कैसे प्रिजर्व करा जाता था, क्या चीज़ अप्लाई करी जाती थी, जब ख़राब हो जाती थी तो कैसे उसकी मरम्मत करी जाती थी, ये सारी बातें मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताई यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप में से किसी का कोई डाउट है? बताओ। हाँ, फट जाता था, हाँ। वो पाम लीफ ही है, उसके ऊपर बीच में एक गैप फिल कर दिया हमने एक पेपर लगाकर, उसके बाद ऑयलिंग बॉइलिंग करके दोबारा फ्रेशली लिख दिया जाएगा उसके ऊपर, उतनी जगह पर है। वो पाम लीफ ही है, कोई नई लकड़ी थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं। मैंने अभी क्लियरली फोटो दिखा तो रहा हूँ, ये पीछे पाम लीफ है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। इतना पार्ट इसका टो डाउन है, तो डॉटर टेप की तरह हमने एक स्पेशल पेपर लगा दिया इसके ऊपर इतने इतने हिस्से में। जब इसका गैप भर जाएगा, इसके ऊपर फिर ऑयल की कोटिंग कर दी जाएगी, फिर उतने जगह पर दोबारा कुछ ना कुछ लिख दिया जाएगा या कुछ चिपका दिया जाएगा, बस हो गया काम। और जितने लोगों को जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो होमवर्क में पूछ रहा हूँ, कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये फ़ोटोज़ क्या हैं या फिर ये चीज़ें क्या हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे पूछा कि ये जो पेंटिंग है ये कहाँ की है, ये मॉन्यूमेंट जो है ये कहाँ का है, ठीक है। और ये जो 4 एनिमल्स हैं कौन से हैं, बुद्धा के कौन से फेजेस को डिपिक्ट करते हैं, इनको सीरियसली लो, ठीक है, ये आपके काम आएंगे। और इसको आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।